बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को एशेलॉन फॉर्म और रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म की मदद से किस तरह सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.5. Statement is solve the following systems by reducing their augmented matrices to the echelon form and the reduced echelon forms. स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। अगर आपने इसके सॉल्यूशन को अच्छे अंदाज में समझ लिया तो रिमेनिंग पार्ट्स के सॉल्यूशंस आप बासानी खुद कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। वर्ड ऑगमेंट का मतलब होता है इजाफा। अब यहां पर किस चीज का इजाफा हो रहा है? स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स के साथ अपेंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को। यह है इजाफा, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स को ज्वाइन करना मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने से पहले यह चेक कर लें कि क्या तमाम इक्वेशंस में जो अननोन्स हैं उनका सीक्वेंस सेम है। यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहली टर्म x1, यहां पर भी x1 और यहां पर भी x1 वाली टर्म, देन x2 वाली टर्म्स और देन x3 वाली टर्म्स इक्वल टू कांस्टेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर कोई एक अननोन मिस हो किसी इक्वेशन में, फर्ज करें यहां पर x2 मौजूद ना हो, x2 वाली टर्म मौजूद ना हो, तो आप x2 के कोएफिशिएंट के तौर पर 0 शामिल करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। अगर यहां पर फर्ज करें x3 वाली टर्म मौजूद ना हो तो उसके कोएफिशिएंट के तौर पर 0 शामिल किया जाएगा, यानी मिसिंग टर्म जो है उसके लिए आप 0 लाजमी शामिल करेंगे। इसका बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम इज, फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे 1 - 2 - 2 - 1, 1 - 2 - 2 - 1, 2 3 1 1, 5 - 4 - 3 1, स्टूडेंट्स, यहां पर आप डॉटेड लाइन लगा देंगे। लेफ्ट साइड पर है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स और राइट साइड पर है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, और ये है टोटल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, एक और बात जो आपको याद रखनी है, जो आखिर पर काम आएगी, वो ये है कि जो फर्स्ट कॉलम है ये x1 के कोएफिशिएंट्स हैं, जो सेकंड कॉलम है ये x2 के कोएफिशिएंट्स हैं, और थर्ड कॉलम x3 के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जरा रिकॉल करें कि एशेलॉन फॉर्म क्या है। शाबाश, हम पढ़ चुके हैं एशेलॉन फॉर्म की 3 कंडीशंस। शाबाश, चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन है कि हर रो का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट से मुराद फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आप यहां पर देखें तो लीडिंग एलिमेंट यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 5 है। बाज ऑथर्स के मुताबिक आप लीडिंग एलिमेंट को 1 ना भी बनाएं तब भी एशेलॉन फॉर्म बन जाती है, लेकिन अगर आप 1 बना लें लीडिंग एलिमेंट हर रो का, तो हमें एशेलॉन फॉर्म या रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाने में ज्यादा आसानी होती है। मैं 1 बनाने की स्ट्रेटेजी पर अमल कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स, यहां पर जो फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट है वो तो 1 है, यहां पर 1 नहीं है, यहां पर 1 नहीं है। दूसरी कंडीशन भी जरा मैं आपको रिकॉल करवा दूं। दूसरी कंडीशन यह है कि ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। तीसरी और आखिरी कंडीशन यह है कि 0 रो अगर मौजूद हो मैट्रिक्स के अंदर तो उसे बॉटम पर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बनाते हैं एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1, और यहां पर बोनस के तौर पर ही वो मौजूद है 1। अब इस 1 की मदद से हम इस कॉलम में 0 बनाते हैं,
इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो सेकंड रो है, नीचे वाली रो, उसका लीडिंग एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाता है। जब यहां पर 0 बन जाएगा, यहां पर 0 बन जाएगा, तो वो लीडिंग एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर होगा। हम यहां पर 1 की मदद से इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, उसके बाद हम यहां पर 1 बनाएंगे, इस 1 की मदद से हम यहां पर 0 बनाएंगे, और फिर हम यहां पर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ये बन जाएगी हमारे पास एशेलॉन फॉर्म, और एशेलॉन फॉर्म बनाने के बाद हम रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब रो ऑपरेशन जरा रिकॉल कर लें कि जिनकी मदद से हम एशेलॉन फॉर्म बनाते हैं। शाबाश। रो ऑपरेशंस 3 रो ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट, आप कोई सी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, या दूसरे की अगर बात करें, दूसरा ऑपरेशन वो ये है कि आप किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा और आखिरी रो ऑपरेशन ये है कि आप किसी एक रो के नॉन जीरो मल्टीपल को किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं या किसी दूसरी रो में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमें इस 1 की मदद से यहां पर 0 बनाना है, यहां पर 0 बनाना है। क्या करें? शाबाश। हम किसी एक रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके ज़हन में ये नहीं आना चाहिए कि इसे 0 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर 0 बन जाएगा। नॉन जीरो नंबर से आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आप 0 नहीं बना सकते। आप तीसरा रो ऑपरेशन यूज करेंगे, और वो ये है कि आप इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। और इनफैक्ट आप सिर्फ एक एलिमेंट पर काम नहीं करेंगे, आप पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सबट्रैक्ट करेंगे, और इसी तरह रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से सबट्रैक्ट करेंगे। यहां पर भी 0 बन जाएगा और यहां पर भी 0 बन जाएगा। मैं लिखने जा रहा हूं 2 ऑपरेशंस और उनको अप्लाई करने जा रहा हूं। हम लिखेंगे बाय R2 माइनस 2R1, और दूसरा ऑपरेशन R3 माइनस 5R1, और हमें जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो होगा रो इक्विवेलेंट। हम यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट का साइन और इसके ऊपर कैपिटल R। फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर देंगे, चेंज आना है सिर्फ और सिर्फ रो 2 में और रो 3 में। फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर दें, 1 -2 और -1। अब आप रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सबट्रैक्ट करेंगे। 2 1s are 2, 2 minus 2 will be 0, 2 2s are 4, इनफैक्ट आ जाएगा -4। 3 में से आपने सबट्रैक्ट करना है, 3 माइनस -4, ये बन जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 7। 2 2s are 4, इनफैक्ट ये भी -4। 1 में से सबट्रैक्ट करना है, 1 माइनस -4, इट विल बी 1 + 4, दैट विल बी 5। 2 into -1 will be -2, और 1 में से सबट्रैक्ट करना है 1 माइनस -2, माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 2 will be 3। नेक्स्ट R3 minus 5R1, 5 1s are 5, 5 minus 5 will be 0, 5 into -2 will be -10, और -4 में से सबट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस स्टूडेंट्स हो जाएगा प्लस, और 10 - 4 बन जाएगा 6। 5 2s are अगेन -10, और -3 में से सबट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस, 10 - 3 will be 7। 5 into -1 will be -5, 1 - -5, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 + 1 will be 6। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर 1 बनाना है। अब यहां 1 बनाने के लिए हम पूरी रो को 7 से डिवाइड कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय 1/7 R2,
रो इक्विवेलेंट फर्स्ट रो एज इट इज 1 -2 और -1. यहां पर 0 डिवाइडेड बाय 7 विल बी 0, 7 डिवाइडेड बाय 7 विल बी 1, 5 डिवाइडेड बाय 7 विल बी 5/7 और यहां पर आ जाएगा 3/7. यहां पर 0, 6, 7 और 6. स्टूडेंट्स, अब हमें इस 1 की मदद से यहां पर 0 बनाना है. रो ऑपरेशन क्या होगा? शाबाश जी, रो ऑपरेशन होगा R3 माइनस 6R2, यानी इस 1 की मदद से यहां पर बन जाएगा 0. हम यहां लिखते हैं रो ऑपरेशन बाय R3 माइनस 6R2. यहां लिखेंगे रो इक्विवेलेंट. फर्स्ट 2 रोज आप एज इट इज कॉपी कर दें, चूंकि चेंज आना है सिर्फ R3 में. 1 -2 -2 -1, 0 1, 5/7 और 3/7. 6 0 0, 0 minus 0 will be 0. 6 1s are 6, 6 minus 6 will be 0. 6 5s are 30. 30/7 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 7 में से. 7 minus 30/7. 7 7s are 49. 49 minus 30 will be 19. यानी ये आ जाएगा 19/7. 6 3s are 18. 18/7 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है. 6 minus 18/7. 7 6 are 42. 42 minus 18 is 24. 24/7. स्टूडेंट्स, ये रफ वर्क इरेज कर लेते हैं और बढ़ते हैं इस 1 की जानिब के. यहां पर हमें अब लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है. स्टूडेंट्स, अब हमें यहां पर 1 बनाना है. यहां पर 1 बनाने के लिए क्या करें? यह है 19/7. शाबाश. 19/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 1 बन जाए? द आंसर इज 7/19, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो हम रो ऑपरेशन लिखेंगे बाय 7/19 R3. रो इक्विवेलेंट फर्स्ट 2 रोज एज इट इज कॉपी कर देंगे. 1 -2 -2 -1, 0 1, 5/7 3/7, 0 0. 19/7 को 7/19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, और 24/7 को हम 7/19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 कैंसिल होगा. ये आ जाएगा 24/19. यहां पर हमारी पार्टीशन और ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज. स्टूडेंट्स, क्या ये एशेलॉन फॉर्म बन चुकी है? तीनों कंडीशन जरा रिकॉल करें. फर्स्ट कंडीशन, हर रो का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए. लीडिंग एलिमेंट क्या है? लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट. यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1. दूसरी कंडीशन, ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर होना चाहिए. लेफ्ट साइड पर है, नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर है, और ये लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो से के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर है. और तीसरी और आखिरी कंडीशन, जीरो रो इफ एनी मस्ट बी ऑन द बॉटम. यहां पर जीरो रो मौजूद ही नहीं है, सो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता. अब हमें यहां पर लिखना चाहिए कि ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये इस वक्त एशेलॉन फॉर्म में है. हम यहां लिखेंगे नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज in echelon
फॉर्म। अब हम किस तरह से x1, x2 और x3 की वैल्यूज मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट कॉलम है ये x1 के कोएफिशिएंट्स हैं, सेकंड कॉलम x2 के कोएफिशिएंट्स हैं, थर्ड कॉलम x3 के कोएफिशिएंट्स हैं, और ये जो फोर्थ कॉलम है ये कांस्टेंट्स का कॉलम है। स्टूडेंट्स, हमने उस वक्त सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बनाया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से वापस बनाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आप फर्स्ट रो को फॉलो करेंगे तो हमारे पास बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड रो से सेकंड इक्वेशन और थर्ड रो से थर्ड इक्वेशन। हम यहां लिखेंगे कन्वर्टिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब आपकी पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 1x1 का कोएफिशिएंट है, सो हम यहां लिखेंगे x1, यहां पर 1 लिखे ना लिखे मतलब एक ही है, माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 0x1 लिखने का कोई फायदा नहीं, x2 प्लस 5/7 x3 इज इक्वल टू 3/7। और तीसरी इक्वेशन 0x1 प्लस 0x2 कोई लिखने का फायदा नहीं, x3 इज इक्वल टू 24/19। स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को नंबर दे दें। ये हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। हमें x1, x2 और x3 की वैल्यूज चाहिए। आप जरा लास्ट इक्वेशन को देखें, ये क्या है? ये हमारे पास x3 की वैल्यू इनफैक्ट आ चुकी है। अब इस x3 की वैल्यू की मदद से हम क्या करेंगे? हम इस x3 की वैल्यू को अगर यहां पर पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर x2 और x3 की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ चुकी होगी। हम यहां लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 2। x3 is equal to 24/19 in equation 2. x2 plus 5/7 x3 की वैल्यू हमारे पास 24/19 is equal to 3/7। स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं कैलकुलेटर। हमारे पास है यहां पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 24, इट इज 120। और 19 sevens are 133 is equal to 3/7. x2 is equal to 3/7 minus 120 divided by 133। और आप फ्रैक्शंस को इसी अंदाज में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप फ्रैक्शन चूज करेंगे, पहले 3/7 और उसके बाद माइनस 120, अगेन फ्रैक्शन चूज करके न्यूमरेटर 120 और डिनोमिनेटर 133। ये आपके पास हासिल हुआ -9/19। x2 की वैल्यू आ गई -9/19। स्टूडेंट्स, एक वैल्यू आपके पास यहां पर आ चुकी थी, x3 की वैल्यू, और x2 की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी। अब आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में x1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। पुटिंग इन इक्वेशन 1, वैल्यूज ऑफ x2, x3 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है x1 माइनस 2, x2 की वैल्यू माइनस 9/19, देन माइनस 2, x3 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 24/19 इज इक्वल टू -1। अगेन कैलकुलेटर की मदद से सॉल्यूशन कर लेते हैं। x1 माइनस माइनस प्लस 9 2s are 18/19 माइनस 24 2s are 48 ओवर 19 इज इक्वल टू -1। अब 18 माइनस 48, चूंकि हमारे पास यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, 18 माइनस 48 विल बी -30। ये -30 ओवर 19 दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा। x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 30 ओवर 19। 19 ones are 19, minus 19 plus 30 will be 11। कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। 11 ओवर 19। स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों अननोन्स की वैल्यूज आ चुकी। हम यहां लिखेंगे हेंस x1 इज इक्वल टू 11 ओवर 19, x2 इज इक्वल टू -9 ओवर 19 और x3 इज इक्वल टू 24/19। स्टूडेंट्स हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया यूजिंग एशेलॉन फॉर्म। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में जाकर पुट करें तो वो इक्वेशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी। स्टूडेंट्स अब हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। अब इसका तरीकेकार क्या होगा, हमें इस पार्ट को और इस पार्ट को थोड़ा सा मिटाना होगा और मैं आपको बताता हूं कि हमने दोबारा से कंटिन्यू कहां से करना है। स्टूडेंट्स यहां पर हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। यहां एक बात आप याद रखेंगे, अगर आपको एशेलॉन फॉर्म से सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो जो सॉल्यूशन हमने अभी मुकम्मल कर लिया आप इसी अंदाज में करेंगे, लेकिन अगर रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म से सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप कंटिन्यू कर जाएंगे एशेलॉन फॉर्म से रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की तरफ, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से दोबारा इक्वेशंस नहीं बनाएंगे। मैं यहां से अब मिटाता हूं क्योंकि अब हमने इसे सॉल्व करना है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की मदद से। स्टूडेंट्स हमें इस एशेलॉन फॉर्म को अब रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जरा रिकॉल करें कि रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की कंडीशन क्या है। द आंसर इज, पहले तो मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में होना चाहिए जो कि है। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के लिए लीडिंग एलिमेंट से ऊपर भी जीरोस होने चाहिए। अब यहां पर हमें जीरो बनाना है इस 1 की मदद से। तरतीब आपने यही रखनी है कि आप पहले इस 1 की मदद से यहां पर जीरो बनाएंगे, उसके बाद आप आएंगे इधर और फिर यहां और यहां जीरो बनाएंगे। अब यहां जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूं, शाबाश जी, इस 1 की मदद से बनाना है तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो यहां जीरो बन जाएगा। हमें ये ऑपरेशन रोज के लिहाज से करना होगा। हम यहां लिखेंगे बाय, हम चेंज लाने जा रहे हैं रो 1 में, R1 प्लस 2R2, यानी सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके हम फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे। यहां पर लिखते हैं रो इक्विवेलेंट, टू 0 0, 1 plus 0 will be 1, 2 1s are 2, -2 plus 2 will be 0, 2 5s are 10, 10/7, -2 में ऐड करना है, -2 plus 10/7, 7 2s are 14, -14 plus 10 will be -4, -4/7, 2 3s are 6, 6/7 को -1 में ऐड करना है, 7 1s are 7, in fact -7, -7 plus 6 will be -1. Second row as it is, 0 1 5/7 और 3/7, और third row भी as it is, 0 0 1 और 24/7।
19। अब स्टूडेंट्स हमें इस 1 की मदद से यहां और यहां 0 बनाना है। अब यहां 0 बनाने के लिए क्या करें? शाबाश, क्या ऑपरेशन होगा? बाय, ये है हमारे पास R1, चूंकि माइनस पहले ही मौजूद है सो हम करेंगे प्लस। अब ये है 4/7, 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को और उसमें ऐड कर देंगे 4/7 R3। इसके लिए क्या ऑपरेशन होगा? 5/7 की जगह पर 0 बनाना है, तो ये आ जाएगा R2 माइनस 5/7 R3। ये दो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। यहां लिखेंगे लेफ्ट साइड पर रो इक्विवेलेंट, फर्स्ट रो में चेंज आएगा 4/7 R3 ऐड करने से। 0 के साथ 4/7 मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा। 1 + 0 विल बी 1। यहां 0 है, 0 + 0 ये 0 ही आ जाएगा। 1 के साथ 4/7 मल्टीप्लाई किया, -4/7 + 4/7 यहां पर आ गया 0। अब 4/7 हमने मल्टीप्लाई करना है 24/19 के साथ और -1/7 में ऐड करना है -1/7 प्लस 4/7 इंटू 24/19। अब ये जो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट है ये परफॉर्म करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। फोर इंटू 24 it is 96 और 19 sevens are 133। अब ये फ्रैक्शंस का जो ऑपरेशन है ये यूजिंग कैलकुलेटर करते हैं। फ्रैक्शन लेफ्ट साइड पर इसके आ गया माइनस और न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर 7 प्लस अगेन फ्रैक्शन 96/33। ये आ गया हमारे पास 11/19। यहां पर स्टूडेंट्स हमें हासिल हुआ 11/19। अब R2 में चेंज आना है 5/7 R3 सब्ट्रैक्ट करने से। 0 एज इट इज आ जाएगा। 0 के साथ जब हम 5/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही, 1 - 0 विल बी 1। 5/7 यहां पर 5/7 मल्टीप्लाई होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आ जाएगा 0। अब 5/7 मल्टीप्लाई होना है 24/19 के साथ, तो हम लिखेंगे 3/7 माइनस 5/7 इंटू 24/19। 3/7 minus 24 5s are, it is 120 और 19 sevens are 133। 3/7 माइनस 100 माइनस के बाद हम अगेन फ्रैक्शन चूज करेंगे 120 न्यूमरेटर और 133 डिनोमिनेटर। हमारे पास हासिल हुआ -9/19। -9/19। थर्ड रो एज इट इज 0 0 1 और 24/19। ये हमारी सेपरेशन। स्टूडेंट्स, क्या ये रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म बन चुकी है? द आंसर इज यस। ये एशेलॉन फॉर्म है और ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म इसलिए है कि हर लीडिंग एलिमेंट से ऊपर भी हमारे पास अब जीरोस मौजूद हैं। लीडिंग एलिमेंट अपने कॉलम में वाहिद नॉन जीरो नंबर है। अब स्टूडेंट्स, हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये हमारे पास x1 का कोएफिशिएंट है, 1x1, 0x2, 0x3, 1x1 विल बी इक्वल टू 11/19, यानी ये x1 की डायरेक्ट वैल्यू है। ये हमारे पास x2 की डायरेक्ट वैल्यू x2 इज इक्वल टू -9/19 और x3 का कोएफिशिएंट है ये, तो x3 इज इक्वल टू 24/19।
स्टूडेंट्स रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाती हैं तीनों अननोन्स की, हमें इक्वेशंस के साथ दोबारा खेलना नहीं पड़ता। हम यहां से ये तीनों वैल्यूज अब कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे कि जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में आ चुका है। नाउ augmented matrices in reduced echelon form, converting matrix into equations। अब ये x1 का कोएफिशिएंट, ये x2 का और ये x3 का, ये आ जाएगा x1 1x1 इज इक्वल टू 11/19। तो हम इसके लिए लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 11/19। 0x1 प्लस 1x2 प्लस 0x3 विल बी इक्वल टू -9/19, यानी x2 इज इक्वल टू -9/19 और देन x3 इज इक्वल टू 24/19। स्टूडेंट्स हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज आ चुकी, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ चुका। ये तीनों वैल्यूज आप किसी भी इक्वेशन में जाके पुट करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में जब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए, अगर साथ मेथड गिवन हो कि आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है या मैट्रिसेस सॉल्व करना है, फिर तो आप बाउंड होंगे। लेकिन अगर आपको कोई मेथड गिवन ना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की मदद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि क्रैमर्स रूल और मैट्रिसेस मेथड का एक मसला है, और वो मसला ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त काम करते हैं कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, या दूसरे लफ्जों में मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट यानी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हुए या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करता हुआ तो क्रैमर्स रूल और मैट्रिसेस मेथड फेल हो जाता है। सो इस सूरत में आप पैनिक हो जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। बेहतर यह है कि आप एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म मेथड यूज कीजिएगा। कोई भी केस हुआ आपके सामने रिजल्ट आ चुका होगा। अब स्टूडेंट मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा यूजिंग एशेलॉन फॉर्म। Students, this is problem number 6. Statement is, find the value of lambda for which the following system does not possess a unique solution. Also solve the system for the value of lambda. Students, हमें ये system of equations given है, हमें lambda की वो value मालूम करनी है कि जिसके लिए इस system का unique solution exist ना करता हो, और उसके बाद वो lambda की value मालूम करने के बाद हमें इस system of equations का सॉल्यूशन भी मालूम करना है। स्टूडेंट्स मेरा पहला सवाल यह है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किस टाइप का है, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? शाबाश, गौर करें जी, आपको यहां पर नजर आ रहे हैं कांस्टेंट्स। अगर किसी एक इक्वेशन के अंदर भी कांस्टेंट मौजूद हो, नॉन जीरो कांस्टेंट मौजूद हो, तो पूरे का पूरा सिस्टम नॉन होमोजीनियस कंसीडर होगा। अब आप जरा रिकॉल करें कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता। शाबाश, हम कंडीशंस डिस्कस कर चुके हैं। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। स्टूडेंट्स, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए। अब ए क्या है? ए है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है अगर जीरो हो जाए तो इस सिस्टम का जो यूनिक सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फिर उस सूरत में होंगे। दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर रैंक ऑफ ए
बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, लेकिन ये रैंक्स लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो उस सूरत में भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करूंगा क्योंकि इसे फॉलो करना आसान है। हम बना लेते हैं यहां से मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स यानी मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स इज, इसको हम कहते हैं ए, यहां लिख लें लेट, आप इसे बी भी कह सकते हैं, सी भी कोई मसला नहीं, हम यूजुअली इसे ए कहते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बनाने से पहले आप अगेन देख लें कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो सेम सीक्वेंस में है। सबसे पहले x1 वाली टर्म्स, फिर x2 वाली टर्म्स, फिर x3 वाली टर्म्स इक्वल टू कांस्टेंट्स। अब जो आपके पास बेसिकली किसी भी इक्वेशन के अंदर अननोन मिस होगा, आप उसके कोएफिशिएंट के तौर पर 0 प्लेस करेंगे। यहां पर कोई भी मिस नहीं है। फर्स्ट आ जाएगा 1, 4 और फिर लैम्डा 2, 1 -2, 3, 2 -2, अब हम लिखेंगे कंडीशन कि जिस सूरत में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। We know that unique solution will not exist if A determinant will be equal to 0। अगर A determinant equal to 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लेफ्ट साइड पर बना लेते हैं A का डिटर्मिनेंट 1, 4 लैम्डा 2, 1 -2, 3, 2 -2, इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से, इनफैक्ट इस डिटर्मिनेंट इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब स्टूडेंट्स क्या करें? डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। सो मैं यहां पर एक्सपैंड कर रहा हूं बाय फर्स्ट रो। एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने की सूरत में आपका स्टार्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? द आंसर इज पॉजिटिव। यहां पर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आप लिखेंगे 1 और देन आपका ये डिटर्मिनेंट आपको इवेल्युएट करना है। 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़कर -2 इंटू 1 इज -2, 2 इंटू -2 इज -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसके बाद -4, 4 की रो और 4 का कॉलम छोड़ देंगे तो 2 इंटू -2 विल बी -4 और 3 इंटू -2 विल बी -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद लैम्डा। लैम्डा की रो और लैम्डा का कॉलम छोड़ेंगे तो 2 2s are 4 माइनस 3 1s are 3 इज इक्वल टू 0। 4 -2 will be 2, 6 -4 will be 2, 2 4s are 8, plus 4 -3 is 1, 1 into lambda is lambda, 2 - 8 is -6, -6 दूसरी तरफ 6 बन जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। हम यहां लिखेंगे फॉर lambda is equal to 6 given system will not have a unique solution। इस प्रॉब्लम का पहला हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब इस lambda की वैल्यू को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में पुट करेंगे और देन इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे।
अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पर पुट करने की सूरत में हमारा जो सिस्टम बन जाएगा उससे हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन गिवन सिस्टम and making augmented matrix. स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू 6 पुट करने के बाद हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनने जा रहा है। हम यहां लिखेंगे 1 4, लैम्डा की जगह पर आ जाएगा 6। लैम्डा की जगह पर 6 और उसके बाद 2, देन 2 1 minus 2 11 और 3 2 minus 2 और 16। ये हमारे पास बन गया मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स और ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स और ये टोटल हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हम एशेलॉन फॉर्म की मदद से इस सिस्टम को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास बोनस के तौर पर यहां अगेन 1 पहले ही मौजूद। इस 1 की मदद से हमें यहां और यहां 0 बनाना है। क्या करें? शाबाश, पहले यहां का बताएं। शाबाश जी। R2 माइनस 2R1, 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को हम R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर यहां पर 0 बनाने के लिए R3 माइनस 3R1, यानी ये 2 ऑपरेशंस हम इकट्ठे परफॉर्म करेंगे। हम यहां लिखेंगे बाय R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 3R1, रो इक्विवेलेंट फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर दें। 1 4 6 और 2, 2 1s are 2, 2 minus 2 will be 0, 2 4s are 8, 1 minus 8 will be minus 7, 2 6 are 12, minus 2 minus 12 will be minus 14, 2 2s are 4, 11 minus 4 will be 7, 3 1s are 3, 3 minus 3 will be 0, 3 4s are 12, 2 minus 12 will be minus 10, 3 6 are 18, minus 2 minus 18 will be minus 20, 3 2s are 6, 16 minus 6 will be 10. अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर 1 बनाना है। यहां पर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जी, बहुत आसान है। हम -7 से रो 2 को डिवाइड कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय 1 ओवर -7 R2। रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रो इक्विवेलेंट फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज लिख देंगे। 1 4 6 और 2। सेकंड रो में चेंज आएगा। सेकंड रो को हम -7 से डिवाइड कर रहे हैं। 0 डिवाइडेड बाय -7 विल बी 0, -7 डिवाइडेड बाय -7 विल बी 1, -14 डिवाइडेड बाय -7 विल बी 2 और 7 डिवाइडेड बाय -7 विल बी -1, 0 -10 -20 और 10। अब हमें इस 1 की मदद से यहां पर 0 बनाना है। क्या करें? बहुत आसान जी, हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। ये है रो 3, रो 3 प्लस 10R2 बाय रो 3 प्लस 10R2, रो इक्विवेलेंट वन 4 6 2। अब
सेकेंड रो एज इट इज कॉपी कर देंगे, 0 1 2 -1। अब थर्ड रो में चेंज आना है, 10 R2 ऐड करना है, 10 0 0, 0 plus 0 will be 0, 10 1s are 10, -10 plus 10 will be 0, 10 2s are 20, -20 plus 20 will be 0, 10 1s are 10, 10 minus 10 will be 0। स्टूडेंट्स, क्या ये एशेलॉन फॉर्म बन चुकी है? एशेलॉन फॉर्म की तीनों कंडीशन ज़हन में लेकर आए। फर्स्ट, जो पिवट एलिमेंट है या लीडिंग एलिमेंट है हर रो का, वो 1 होना चाहिए। यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। यहां पर लीडिंग एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो 1 कैसे हो सकता है? दूसरी कंडीशन, ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। ये लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर है। या आप ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से राइट साइड पर होना चाहिए। दोनों बातें दुरुस्त हैं। और तीसरी कंडीशन, 0 रो इफ एनी मस्ट बी ऑन द बॉटम। यहां पर 0 रो मौजूद है और वो बॉटम पर है। स्टूडेंट्स, ये इस वक्त एशेलॉन फॉर्म बन चुकी है। हम इस एशेलॉन फॉर्म से, इस सेगमेंटेड मैट्रिक्स से वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर वो बात भी आपको रिकॉल करवाता हूं कि रैंक ऑफ ए बी के इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो जाए तो इस सूरत में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा रैंक रिकॉल करें, शाबाश। रैंक क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स व्हेन इट इज इन एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। अब यहां पर आप देखें, ये एशेलॉन फॉर्म में है, इसमें नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है? आंसर इज 2, 1 and 2। अब ये जो हिस्सा है इसका, इतना पार्ट, ये है A, और टोटल को अगर आप देखें तो ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। रैंक ऑफ A भी 2, रैंक ऑफ A B यानी पूरे इस मैट्रिक्स का रैंक भी 2, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A B। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में? द आंसर इज 3, लेस देन 3। स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मौजूद हैं। सो हमें यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मालूम करने हैं। हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बनाएंगे इक्वेशंस अगेन। ये मिटा लेते हैं और अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। हम यहां लिखेंगे कन्वर्टिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये फर्स्ट कॉलम x1 के कोएफिशिएंट्स हैं, सेकंड कॉलम x2 के कोएफिशिएंट्स हैं और थर्ड कॉलम x3 के कोएफिशिएंट्स हैं। हम फर्स्ट रो को अगर फॉलो करेंगे तो ये हमारे पास है 1x1, यानी मैं इसको लिखूंगा x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज 2। उसके बाद 0x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -1। सारी रो 0, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। सो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब x3 की वैल्यू हमें इनफैक्ट यहां से मिलनी थी। x3 की वैल्यू का आप क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, x3 की वैल्यू अब आप अपने पास से लेट कर लेंगे कोई भी रियल नंबर। आप यहां लिखेंगे लेट x3 इज इक्वल टू कोई भी रियल नंबर, आप उसे कह दें सपोज t बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब अगर ये x3 की वैल्यू है तो x3 की वैल्यू यहां पुट करने से आपको मिल जाएगी x2 की वैल्यू,
और x2 और x3 की वैल्यूज फर्स्ट इस इक्वेशन में पुट करने से आपको मिल जाएगी x1 की वैल्यू। आप इसे नाम दे दें 1 का और इसे नाम दे दें 2 का। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई x3 की जो आपने लेट कर ली। आप इसे लिखें पुटिंग इन इक्वेशन 2 x2 प्लस 2t इज इक्वल टू -1। x3 की जगह पर आ गया t। x2 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ तो -1 माइनस 2t। ये आपके पास आ गई x2 की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन 1 x1 प्लस 4 x2 की वैल्यू -1 माइनस 2t प्लस 6t इज इक्वल टू 2। अब x1 की वैल्यू यहां से जो बनेगी x1 4 मल्टीप्लाई हुआ तो -4 माइनस 8t प्लस 6t इज इक्वल टू 2। x1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये -4 दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा तो ये बन जाएगा 6। -8 प्लस 6 विल बी -2, -2t दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाएगा, दैट विल बी +2t। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई x1 की वैल्यू। स्टूडेंट्स आप लास्ट पर कंक्लूड कर देंगे, हेंस x1, x2 और x3 की वैल्यूज आप एक लाइन में शो कर देंगे। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। और इनफैक्ट इन सॉल्यूशंस की तादाद इनफाइनाइट है। अब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किस तरह बन सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स हमने ये जो t लेट किया है x3 को, हमने कहा कि t बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। आप t को कोई भी वैल्यू दें तो आपके पास पहला सॉल्यूशन बन जाएगा। फर्ज करें मैं t को कह देता हूं 0। t को अगर मैं 0 कहूंगा तो ये मैं रेड कलर के साथ लिख रहा हूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको इनफैक्ट मैं फर्दर कंसेप्ट दे रहा हूं। अगर हम t को 0 कर दें तो x3 हो जाएगा 0, यहां पर t 0 होगा तो x2 हो जाएगा -1 और यहां पर t 0 होगा तो x1 हो जाएगा 6। अब ये तीन वैल्यूज आप किसी भी सिस्टम की इक्वेशन में जाकर पुट करेंगे तो वो जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसकी कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर आप t की वैल्यू कर दें 1, यहां पर t की वैल्यू करेंगे 1 तो x3 की वैल्यू हो जाएगी 1, यहां पर t की जब वैल्यू करेंगे 1 तो x2 की वैल्यू बन जाएगी -1 माइनस 2 यानी -3। यहां पर t की वैल्यू 1 करने की सूरत में x1 की वैल्यू बन जाएगी 8। ये जो तीन वैल्यूज आपके पास आएंगी t की वैल्यू 1 की बुनियाद पर, ये तीनों वैल्यूज आप किसी भी इक्वेशन में जाके पुट करें इसी सिस्टम की इक्वेशन में तो इक्वेशन अगेन सेटिस्फाई हो जाएगी। आप t की वैल्यू कुछ भी और रख लें, स्टूडेंट्स जो x2 और x1 की वैल्यूज बनेंगी वो गिवन सिस्टम की किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप इस सिस्टम के बना सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।